5 महीनों तक देश से कटे राजमार्ग को बहाल कर दिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के जवानों ने दिन रात कड़ी मेहनत के बाद मनाली लेह राजमार्ग को आवाजाही के लिए खोल दिया। रणनीतिक रूप से अहम दुनिया के इस सबसे ऊंचे राजमार्ग को बीआरओ ने रिकॉर्ड 47 दिनों में बहाल कर दिया। नवंबर के महीने में भारी बर्फबारी की वजह से इस राजमार्ग को बंद कर दिया गया था। ठंड के मौसम में हर साल मनाली लेह राजमार्ग करीब 5 महीनों के लिए देश से पूरी तरह कट जाता है। 6 मार्च को बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। इस मार्ग को खोलने में बीआरओ के जवानों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जवानों ने इस चुनौती का बहादुरी से सामना किया और सड़क पर जमी बर्फ की मोटी दीवारों को काटने में जुटे रहे। बीआरओ की 2 टास्क फोर्स ने मिलकर इस कार्य को अंजाम दिया। इस पूरे अभियान के दौरान बीआरओ के अधिकारियों और जवानों ने बर्फ के बीच -20 से 25 डिग्री तापमान में लगातार मैदान में डटकर काम किया। हिमाचल और लद्दाख की सरहद सरचू में मंगलवार को बीआरओ के गोल्डन हैंडशेक सेरेमनी में मनाली लेह सामरिक मार्ग के बहाल होने की विधिवत घोषणा की गई। इस रोड को जो प्रॉब्लम आती है वो मानसून विंटर में आती है, जब इस रोड पे बर्फबारी हो जाती है और ये रोड करीब 4 से 5 महीने के बीच में बंद रहता है। करीब दिसंबर से लेकर के और अप्रैल के अराउंड हम लोग इस रोड को खोल देते हैं और ये रोड स्ट्रेटेजिकली काफी इम्पोर्टेंट है लेह लद्दाख के स्ट्रेटेजिक इंडक्शन के लिए एज वेल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी। तो ये जब रोड खुल जाती है तो लेह लद्दाख के एरिया के लिए काफी बेनिफिट हो जाता है और आराम से लोग सामान की इंडक्शन लोग आवाजाही कर सकते हैं। चलिए अब आपको मनाली लेह राजमार्ग देश के लिए कितना अहम है ये बताते हैं। देश की सुरक्षा और पर्यटन के विकास के लिए ये क्यों अहम है। सामरिक नजरिए और टूरिज्म के लिहाज से मनाली लेह राजमार्ग बहुत अहम है। मनाली के जरिए लद्दाख देश के बाकी हिस्सों को जोड़ता है, साथ ही ये चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे इलाकों को जोड़ता है। जाहिर है कि सेना की आवाजाही के लिए ये बहुत जरूरी राजमार्ग है और इसके जरिए सेना को रसद और बाकी साजो सामान की सप्लाई होती है। साथ ही घाटी के पर्यटन के लिहाज से भी ये काफी अहम है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सेना के जवानों के लिए एक अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है। ये जैकेट दूसरे बुलेट प्रूफ जैकेट के मुकाबले काफी हल्का है, लेकिन हल्का होने के बावजूद ये जवानों को दुश्मनों की गोलियों से बचाने में सक्षम है। जी हाँ, देखिए डीआरडीओ ने इस बुलेट प्रूफ जैकेट को खास मटेरियल से तैयार किया है, जिस वजह से ये जैकेट अब तक बनी सभी बुलेट प्रूफ जैकेट्स में सबसे हल्की बताई जा रही है। जवानों का अभेद्य सुरक्षा कवच। इसे पहनने वाले जवान को न तो राइफल की गोली छू सकेगी और न ही किसी दूसरी मशीन गन की। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने इस बुलेट प्रूफ जैकेट को अत्याधुनिक तकनीक और मटेरियल से तैयार किया है। खास बात यह है कि ये जैकेट अब तक बनी सभी बुलेट प्रूफ जैकेट्स में सबसे हल्की है। हल्का होने की वजह से इस जैकेट को घंटों पहने रहना बेहद आसान है। ये जैकेट जवानों को कभी भारी नहीं लगेगी। डीआरडीओ के कानपुर सेंटर ने इस बुलेट प्रूफ जैकेट को तैयार किया है। हाल ही में इस जैकेट का TBRL चंडीगढ़ में परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण के दौरान जैकेट पर स्नाइपर राइफल से 6 गोलियां दागी गई, लेकिन ये सभी गोलियां इस बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने में नाकाम रहीं। इस जैकेट का आगे का हिस्सा मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बना है। पीछे के हिस्से पॉलीमर से तैयार किए गए हैं। निर्माण के इस आधुनिक तरीके से इस जैकेट को पहनना आरामदायक है। साथ ही ये जवानों के लिए जीवन रक्षक भी साबित होगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात सेना की जांबाजी की, उनके शौर्य की, उनकी बहादुरी की। देश के कोई भी इलाका हो, अक्सर जवानों के साहस की वीर गाथाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी वीरता के पीछे की वजह क्या है? उनकी कड़ी ट्रेनिंग। जी हाँ, हमारे जवान सैनिक हजारों फीट की ऊंची पहाड़ियों पे भारत का झंडा फहरा देते हैं, आतंकवाद पे कड़ा प्रहार करते हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है एक स्कूल में जिसका नाम ही बैटल स्कूल है। तो चलिए जानते हैं इस स्कूल के बारे में।
बैटल स्कूल। नाम से ही युद्ध का एहसास होता है और यहाँ जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से मुकाबला करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। जब कोई जवान या अफसर कश्मीर में तैनात होता है तो उसे ड्यूटी पर जाने से पहले यहाँ प्रशिक्षण लेना होता है। यहाँ पर 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। पहली 14 दिन की, ये उनके लिए होती है जिनकी तैनाती सरहद पर होती है। दूसरी ट्रेनिंग 28 दिन की होती है। ये उन सैन्य कर्मियों की ट्रेनिंग होती है जिनकी तैनाती घाटी में होती है, यानी जिन्हें कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए आतंकवाद जैसी चुनौती से जूझना होता है। इसलिए इन जवानों को खास तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। के प्रिंसिपल पर काम कर। अभी आप आवाज सुन रहे हो? तो ये आईडी ब्लास्ट हो चुकी है। आईडी हो या कोई भी विस्फोटक, उससे निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये जवान अपने साथ लोगों की जान भी बचा सके। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वैसे वैसे ये नए तरीके की जो आईडीज हैं वो आ रही हैं आजकल, और क्योंकि ये बनाना थोड़ा सस्ता है और नुकसान इसका ज्यादा है, तो इससे डील करने के लिए हमें जो नई टाइप की न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जो ट्रेनिंग दी गई है, जैसे कि हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप है जिससे हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। बॉम्ब सूट्स होते हैं जो उनके साथ कैसे इनको यूज, इम्प्रोवाइज्ड मिरर्स का यूज कैसे करना है। जैसे स्टिकी मैग्नेटिक स्टिकी आईडीज आजकल आ रही हैं जो किसी भी गाड़ी पे आप लगा सकते हो, जो छोटी सी साइज की हो सकती हैं। उनको डिटेक्ट करने के नए नए तरीके हमें यहाँ पे बताए गए। घाटी की चुनौतियों के बीच आतंकियों से जूझना कतई आसान नहीं, इसलिए बैटल स्कूल में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे देश के छिपे दुश्मनों को ये जवान आसानी से सबक सिखा सके। कश्मीर के डोडा में ये बैटल स्कूल मौजूद है। यहाँ सिर्फ सेना के जवानों को ही ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि यहाँ पर पैरामिलिट्री जम्मू कश्मीर के जवानों को भी दहशतगर्दों को काबू में करना सिखाया जाता है। जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है वैसे वैसे कई तरह के चैलेंजेस जवानों के सामने आ रहे हैं। इसलिए जवानों को ये भी सिखाया जाता है कि अगर भीड़भाड़ वाले इलाके में किसी तरह की दुर्घटना को टालना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। कोई भी संदिग्ध वस्तु जब भी दिखती है, कोई डिब्बा हो गया, कोई टेडी बियर हो गया, आपने देखा जैसे चाहे कोई छोटा खिलौने वाली गाड़ी है, चाहे कोई बॉक्स है, तो उससे उनको भी सतर्क रहना है कि उसे टच ना करें और पुलिस को इन्फॉर्म करें, जिससे कि उनको पता लग सके कि उसमें आईडी है कि नहीं है। क्योंकि ऐसी वस्तुएं जो होते हैं टेररिस्ट प्लांट कर देते हैं जगह जगह भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, जहाँ एयरपोर्ट हो गया, उनको वहाँ प्लांट कर देते हैं और फिर वो जैसे ही बंदा उसको टच करता है वैसे ही उसका मैकेनिज्म जो ऑपरेट करता है और उससे वो फट जाती है। कश्मीर घाटी में इस बैटल स्कूल के अपने मायने हैं, क्योंकि स्कूल सिर्फ आतंकियों से लोहा लेना नहीं सिखाता, बल्कि लोगों की जान बचाने के साथ ही अपनी सुरक्षा करना भी सिखाता है, ताकि आतंकी अपने मकसद में कामयाब न हो सके। टिफिन आईडी जैसे आपने इसको रिलीज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य और भी तेज कर दिया गया है। मंदिर में निर्माण में जुटे मजदूरों की संख्या अब 4000 हो गई है। बिल्कुल, कोशिश यही है कि इस साल के आखिर तक मंदिर का शिखर और भगवान राम का भव्य दरबार तैयार हो जाए। इसके साथ ही अवध क्षेत्र में आज से 84 कोसी परिक्रमा की भी शुरुआत हो गई है। राम मंदिर निर्माण कार्य हुआ तेज। दिसंबर 2024 तक बन जाएगा भव्य राम दरबार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही हर रोज लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं और गर्भगृह में विराजमान रामलला के मनमोहक स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। फिलहाल मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी मंदिर के प्रथम तल और शिखर का निर्माण होना बाकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अब 161 फीट ऊंचे राम मंदिर के निर्माण कार्य की गति को और भी बढ़ा दिया है। पहले जहां करीब 3500 मजदूर राम मंदिर निर्माण कार्य में हाथ बटा रहे थे, अब उनकी संख्या 500 और बढ़ाकर 4000 कर दी गई है, क्योंकि दिसंबर 2024 तक राम मंदिर के प्रथम तल और राम दरबार और शिखर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, सेकंड फ्लोर और फिर
शिखर तैयार होगा। मंदिर के चारों एक सिक्योरिटी वॉल बनेगी, जैसे ये रेक्टेंगल 3 की दीवार बनी है। ये सिक्योरिटी वॉल 40 फीट वाइड होगी। एक तरफ जहां राम मंदिर तेजी से भव्य आकार ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अवध में आज से 84 कोसी परिक्रमा की भी शुरुआत हो गई है। बस्ती जिले के मकभूमि से 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत होती है। इस दौरान 84 कोसी परिक्रमा रामायण कालीन ऋषियों की तपस्थलियों से होकर गुजरेगी। ये धार्मिक परिक्रमा 21 दिनों तक चलने के बाद वैशाख शुक्ल की सप्तमी यानी 14 मई को संपन्न हो जाएगी। मान्यता है कि मकभूमि वही धार्मिक स्थल है जहां राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था और त्रेता युग में ऋषियों ने अवध क्षेत्र में तपस्या करके प्रभु राम के अवतरण के योग बनाए थे। 84 कोसी परिक्रमा में श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हो रहे हैं। 21 दिनों की इस धार्मिक परिक्रमा में जगह जगह कीर्तन, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड पाठ किए जाएंगे और अवधपुरी एक बार फिर से राम नाम के जयकारों से गूंज उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको हिमाचल के ठिरशू मेले में लेकर चलते हैं, जहां बसंत के आगमन पर देवी देवताओं को खुश करने के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जी हाँ, आने वाली फसल अच्छी हो उसके लिए ये पर्व मनाया जाता है। सेब, नाशपाती और गुठलीदार फलों की पैदावार अच्छी हो, इसलिए पहाड़ों में ग्रामीण इलाकों में ठिरशू मेले का आयोजन होता है। पारंपरिक वाद्य यंत्र पर नाचते गाते ये लोग पहाड़ों पर वसंत ऋतु के आने की खुशी मना रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत का ये नजारा हिमाचल प्रदेश के शिमला का है, जहां ठिरशू मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान देसी वाद्य यंत्रों की धुनों पर लोगों ने जमकर पारंपरिक नृत्य किया। पहाड़ों में वसंत ऋतु का आना मौसम में बदलाव के एक पर्व के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ के लोग अच्छी फसल के लिए भगवान की कृपा और मौसम का रुख सही बता रहे हैं। इसके लिए देवी देवताओं से मन्नतें मांगते हैं, उन्हें खुश करने के लिए डोली लेकर यात्रा करते हैं। तो हमारा एक त्योहार होता है जिसे ठिरशू का मेला बोलते हैं। जितने भी लोकल देवी देवता हैं उसमें त्योहार को हम मनाते हैं। उसमें बाहर निकलते अपने मंदिरों से नाचते हैं और एक अच्छा त्यौहार हम मनाते हैं ताकि अच्छा जो फसल हो लोगों की, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। गांव-गांव में ठिरशू मेले का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य अपने देवी देवताओं को खुश करना होता है ताकि फसलों की अच्छी पैदावार हो। जगह जगह पर हर पंचायत में, हर गाँव में जो है बैसाखी का मेला, ये जिसको हम ठिरशू का मेला भी कहते हैं, मनाया जाता है। और ये मान्यता है कि जो हमारे स्थानीय देवी देवता हैं, स्थानीय तौर पर अपने देवी देवताओं को खुश करते हैं ताकि आप अपने क्षेत्र में अच्छी फसल हो, अच्छे फल फ्रूट हो, क्योंकि इस बसंत ऋतु में जो है फल फ्रूटों में फूल आते हैं। बसंत ऋतु आने की खुशी में ये उत्सव कई सालों से मनाया जा रहा है। इस दौरान मंदिरों में खूब नाच गान और मनोरंजन का इंतजाम किया जाता है। साथ ही पहाड़ों में ये मौका सगे संबंधियों से मेलजोल के अवसर का भी होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितनी पब्लिक इकट्ठा हुई है। एक जो ये ठिरशू कराया जाता है, ये एक मेल भी कराया जाता है, जैसे ठिरशू मेला बोलते हैं। तो ये लोगों के बीच का एक मेल भी होता है। लोग दूर दूर से आते हैं। हमारे जो दूर दूर जैसे हमारे अपनी भाषा में बोलते हैं जाई ज्योति दी होती है, वो भी मिलने आती है। पहाड़ों में गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। यहाँ पेड़ पौधों में फूलों की बहार देखी जा सकती है। ऐसे में प्रकृति इन गांव वालों की फसलों पर मेहरबान रहे, इसके लिए यहाँ के लोग इस अंदाज में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। रामपुर बुशहर, हिमाचल प्रदेश से विशेषर नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तमिलनाडु के मदुरई में इन दिनों चिथिरई महोत्सव की धूम है। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में आयोजित होने वाले इस उत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा देश के दूसरे राज्यों से भी आने वाले लोग और विदेशी पर्यटक भी इसमें शामिल होते हैं। ये एक धार्मिक उत्सव है जिसकी शुरुआत 12 अप्रैल को हुई थी और तकरीबन 1 महीने तक बड़े ही धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है।
चतुरई उत्सव में कई तरह के अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम मनाए जाते हैं। इसी कड़ी में वैगई नदी में भगवान कल्लालागर का प्रवेश कराया गया। पारंपरिक रूप से चिथिरई उत्सव का समापन वैगई नदी के तट पे पूजा और अन्य नियमों का पालन करने के साथ होता है। उत्साह, उमंग और उल्लास की तस्वीरें तमिलनाडु के मदुरै की हैं। जहां इन दिनों आस्था और भक्ति की लहर बह रही है, जहां इन दिनों चिथिरई उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। चिथिरई उत्सव तमिलनाडु के मदुरै का प्रमुख त्योहार है। हर साल मनाया जाने वाला ये एक धार्मिक उत्सव है। चिथिरई उत्सव में कई तरह के अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम मनाए जाते हैं। वैगई नदी में भगवान कल्लालागर का प्रवेश इसी महोत्सव का एक हिस्सा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस खास उत्सव के गवाह बने। भगवान कल्लालागर को देवी मीनाक्षी का भाई और भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि अपनी बहन मीनाक्षी की शादी में शामिल होने के लिए भगवान कल्लालागर सोने के घोड़े पर सवार होकर आए थे। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में आयोजित होने वाले इस उत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा देश के दूसरे राज्यों से भी लोग और साथ ही विदेशी पर्यटक भी शामिल होते हैं। 12 अप्रैल से शुरू हुए चिथिरई उत्सव की धूम करीब 1 महीने तक रहेगी। चिथिरई उत्सव की शुरुआत मीनाक्षी अम्मन मंदिर में ध्वजारोहण के साथ होती है। उत्सव के शुरुआती 15 दिन अलग अलग नियमों और परंपराओं का पालन किया जाता है। इन 15 दिनों के दौरान देवी मीनाक्षी का राज्याभिषेक और सुंदरेश्वर से उनका विवाह आयोजित होता है। मान्यताओं के मुताबिक देवी मीनाक्षी माता पार्वती और सुंदरेश्वर महादेव का ही स्वरूप है। हर साल लाखों लोग मीनाक्षी और सुंदरेश्वर, अजगर और तिरुप्परन कुंदरम मुरुगन के दर्शन पाने के लिए आसपास के कस्बों और गांवों से मदुरै आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको तमिलनाडु के सांस्कृतिक विरासत की 2 खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए इस राज्य के ही नहीं बल्कि दूर दराज के लोग भी पहुंचते हैं। देखिए, तमिलनाडु के मरियूर और तूतुकुड़ी में अलग अलग 2 धार्मिक आयोजन हुए, जिसमें आस्थावानों ने बढ़ चढ़कर अपनी अपनी भागीदारी दी। परंपरा और संस्कृति की विरासत का कुशल वाहक है दक्षिण भारत। इन दिनों यहाँ के राज्य तमिलनाडु में सांस्कृतिक विरासत का नजारा देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु के मरियूर में आयोजित किया गया तिरुविलयादल कार्यक्रम। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने विशाल मछली को मोक्ष दिया था। इसी के तहत लोगों ने यहाँ भगवान शिव की खास प्रतिमा लगाई और भगवान शिव के इस कार्य को प्रतीकात्मक तौर पर दिखाकर इस परंपरा का निर्वहन किया। इसके बाद यहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना भी की गई। वहीं तमिलनाडु के ही तूतुकुड़ी के अन्नानगर में मौजूद चांदना मरियम्मा मंदिर में मुलायपारी पर्व की धूम देखने को मिली। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने धूमधाम से इस पर्व को मनाया। लोग दूर दूर से इस त्योहार को मनाने के लिए मरियम्मा मंदिर में आए। संगीत के माध्यम से यहाँ भगवान के भजनों का गान हुआ और सभी ने मिलकर त्योहार का आनंद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया, जिसका उद्देश्य स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देना है। इसी वजह से इस महोत्सव को पूरे मेघालय में मनाया जाता है। इस दौरान न केवल कई आयोजन होते हैं बल्कि स्ट्रॉबेरी से बने आइटम्स का भी प्रदर्शन होता है। यकीनन तौर पर स्ट्रॉबेरी महोत्सव यहाँ की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने का एक खास मंच है। इस महोत्सव में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया जाता है, मसलन स्ट्रॉबेरी चुनना, साइकिलिंग, लाइव संगीत, सांस्कृतिक प्रदर्शन और यहाँ के जायके से सैलानियों को रूबरू कराना। इस आयोजन से जुड़ा दिलचस्प पहलू ये भी है कि इसके जरिए कृषि पर्यटन यानी एग्रो टूरिज्म को बढ़ाने की पहल की गई है। अहमदाबाद में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी से इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी परेशान है। पशु पक्षियों को गर्मी की मार से बचाने के लिए अहमदाबाद में कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। हीट वेव्स के शिकार परिंदों और दूसरे जानवरों का इलाज किया जा रहा है।
आसमान से बरसती आग ने इन बेजुबानों को बेहाल कर दिया। अहमदाबाद में इन दिनों पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। बेतहाशा गर्मी इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की सेहत पर भी भारी पड़ रही है। अप्रैल के महीने में गर्मी की वजह से इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस को 1500 से ज्यादा कॉल्स रिसीव हो चुकी हैं। इस गर्मी की वजह से अहमदाबाद में करीब 2000 पशु पक्षियों को इलाज की जरूरत पड़ी। यहाँ पर हमारे अस्पताल में जनरली स्मॉल एनिमल्स में डॉग और कैट के केसेस आते हैं। ऐसे बर्ड्स में देखा जाए तो पिजन है, आरआरपी है, काइट है, कॉमडक है, इग्रेट है, जैसे पक्षी आते हैं। डॉग्स में जो देखा जाए तो हीट स्ट्रोक से केस सबसे ज्यादा आता है। इसमें उनको सलाइवेशन ज्यादा होता है, रेस्पिरेशन के प्रॉब्लम होते हैं। ऐसे बर्ड्स में देखा जाए तो डिहाइड्रेशन, मतलब जो उनका किल बोन होता है वो बहुत शार्प होता है और उसी के हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट करते हैं। जीव दया चैरिटेबल ट्रस्ट में गर्मी के शिकार कबूतर, तोते, बुलबुल, चील और कुत्तों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पशु पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट शेड्स बांधे गए हैं, पक्षियों के लिए भी बांधे गए हैं। उसमें उनको ग्रीन नेट दिया गया है। ग्रीन नेट के ऊपर भी हम पानी का छिड़काव करते हैं ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। दूसरी चीज की हम उनको ओरली सप्लीमेंट्स भी देते हैं जिसके उनको डिहाइड्रेशन ना था। और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हम सबक्यूटेनियसली और इंट्राविनस फ्लूइड देते रहते हैं ताकि उनका डिहाइड्रेशन कम हो। और मैनेजमेंटल भी हमने बोला कि पर्दे लगाए हो, ग्रीन पर्दे, और उसके ऊपर हम पानी का छिड़काव करते रहते हैं थोड़े घंटों के इंटरवल में ताकि उनको टेम्परेचर मेंटेन रहे। देखभाल और दवाओं के साथ साथ पक्षियों और दूसरे जानवरों के खान पान का भी ख्याल रखा जा रहा है। लोगों से भी अपील की गई है कि वो गर्मी से परेशान पशु पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करें और गर्मी से बीमार पशु पक्षियों के रेस्क्यू के लिए हर जरूरी कदम उठाएं। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, लोकतंत्र के पर्व की रौनक जारी है। अब दूसरे फेज की बारी है। अगर आपके यहाँ मतदान है तो जरूर कीजिए अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल। साथ ही उत्सव और त्योहारों की तो हमारे देश में भरमार है, तभी तो रहती हैं खुशियां पार। कहते भी हैं कि जीवन एक उत्सव है, उमंग भरे पलों और आनंद का, इसलिए उत्साह को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखिए। तो जिंदगी के इन्हीं रंगों को समेटकर कल फिर आएंगे। बस आपको करना होगा कल शाम 5 बजे तक इंतजार। मुलाकात होगी कल।